नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और अहम खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। 55 डॉक्टरों और शिक्षकों ने सरकार को लिखा पत्र, कहा बच्चों में कोविड का खतरा कम, खोल दें स्कूल। इस साल अप्रैल में जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई तो सबसे पहले स्कूलों को बंद किया गया। अब नए सिरे से नए शिक्षा सत्र को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन स्कूलों पर अभी भी ताले लटके हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लास पहले की तरह चल रही है। इस बीच 55 से ज़्यादा डॉक्टरों और शिक्षकों ने पीएम ऑफिस और शिक्षा मंत्री समेत कई मंत्रालयों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों को खोलने की मांग की गई, क्योंकि छोटे बच्चों में संक्रमण का खतरा कम है। इस पत्र को राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल केंद्रीय मंत्रियों को भी भेजा गया है। पत्र लिखने वालों में मुताबिक स्कूल खोलने का समर्थन करने के लिए उनके पास वैश्विक सबूत हैं। ऐसे में सरकार को तुरंत स्कूल खोलने की व्यक्तिगत रूप से कक्षाएं शुरू करने पर विचार करना चाहिए। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने कहा है कि बच्चों के स्कूल खोलने के लिए टीके का इंतजार करना गलत है। टीकाकरण सिर्फ गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु को रोकता है। टीका लगवाने के बाद भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। वैसे भी पहले भी कई रिसर्च में ये बात सामने आई कि बच्चों को वयस्कों की तुलना में कम खतरा है। कुर्सी बचाने में कामयाब हुए सीएम भूपेश बघेल, राहुल गांधी को दिया छत्तीसगढ़ आने का न्योता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचातान के बीच भूपेश बघेल ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की और उन्हें मनाने में सफल हुए। अब उनके मुख्यमंत्री पद को किसी तरह का खतरा नहीं। शनिवार को रायपुर वापसी से पहले उन्होंने राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया। भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से 3 घंटे तक बात की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी आलाकमान को मनाने में बघेल को सफलता मिली है। इसके बाद फिलहाल उनके मुख्यमंत्री पद से खतरा टल गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्री और विधायकों के साथ अन्य नेता आज रायपुर लौट जाएंगे। इस बार एयरपोर्ट पर किसी तरह की कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार कार्यकर्ताओं को इस संबंध में स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। इसके बावजूद बघेल के स्वागत में एयरपोर्ट पर भीड़ उमड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में आतंकी हमले का खतरा, पाकिस्तानी आतंकियों ने कंधार में तालिबान से की सीक्रेट मीटिंग, कश्मीर समेत सभी राज्यों को अलर्ट जारी। अफगानिस्तान में तालिबान और आईएसआईएस के खौफ के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने दहशतगर्दों से कुछ पहले कंधार जाकर तालिबान के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान जैश-ए मोहम्मद ने भारत में अपनी गतिविधियां चलाने के लिए तालिबान की मदद मांगी है। ये इनपुट भी मिले हैं कि पाकिस्तान से निकले 2 आतंकी श्रीनगर में ग्रेनेड हमला करने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट कर दिया गया है। उनसे कहा गया कि किसी भी हालत में निपटने के लिए तैयार रहें। साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसी को सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए भी कहा गया। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग में जैश-ए आतंकवादी ने पाकिस्तान के राजनीतिक हालत पर चर्चा की। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान से सत्ता छीन ली। इसके बाद कई देशों ने काबुल को से अपने नागरिकों और राजनयिकों को निकालना शुरू कर दिया। अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोग जमा हैं जो अफगानिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। भारत ने काबुल में अपने लोगों को लाने के लिए मिशन देवी शक्ति शुरू किया है। वहां से हिंदू और सिख अफगान को निकालने का काम जारी है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सिसोदिया बोले, किसी बच्चे पर नहीं डाला जाएगा स्कूल आने का दबाव। दिल्ली सरकार ने 27 अगस्त को घोषणा की कोविड-19 की महामारी के मद्देनजर लंबे समय से बंद चल रहे स्कूल को राष्ट्रीय राजधानी कक्षा 9 और 12 के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 1 सितंबर से फिर खोलेंगे। इस संबंध में फैसला दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की एक बैठक में लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कोरोना से कम होते मामलों को पूरी एहतियात के साथ दिल्ली में अब धीरे धीरे स्कूलों को खोला जा रहा है, ताकि बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को कम किया जा सके। हम जिंदगी में वापस पटरी पर लाना चाह रहे हैं और बच्चों की सेहत और पढ़ाई दोनों को ध्यान रखना है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षण और सीखने और गतिविधियों के मिश्रण के तरीकों संचालित होती रहेगी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसी भी बच्चे को कक्षाओं में भौतिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कोई अनिवार्य उपस्थिति नहीं होगी। छात्रों को कक्षाओं में अभौतिक रूप से शामिल होने का एक माता पिता की सहमति की आवश्यकता होगी।
सिसोदिया ने हालांकि कहा कि जूनियर कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और सीनियर कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं सूत्रों ने संकेत दिया है कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए स्कूल 8 सितंबर से खुल सकते हैं। केरल में एक दिन में 31,000 से ज्यादा मामले और 153 मौतें दर्ज। राज्य सरकार ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान। केरल में शनिवार को कोरोना संक्रमण से 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। आज प्रदेश में 1,67,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें 31,265 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं एक दिन में यहां कोरोना के कारण 150 लोगों की मौत हो गई। राज्य में इस स्थिति को देखते हुए केरल सरकार ने सोमवार से रात्रि कर्फ्यू का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बताया कि यहां आज 1,67,497 सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें 31,265 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं एक दिन में 153 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा केरल में इन हालातों को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों को जरूरी काम के अलावा घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। अगली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। 80% मुंबई कुछ ही सालों में हो जाएगी जलमग्न। बीएमसी कमिश्नर की रिपोर्ट से पहली सनसनी। मुंबई का नरीमन पॉइंट सहित एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल के बढ़ने के कारण 2050 तक पानी के नीचे चला जाएगा। जी हां, ये डराने वाली भविष्यवाणी मुंबई नगर निगम बीएमसी के चीफ इकबाल सिंह चहल ने की है। दरअसल महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार 27 अगस्त को मुंबई जलवायु कार्य योजना और इसकी वेबसाइट के उद्घाटन के मौके पर बीएमसी आयुक्त से इस भयावह की बात को बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में मुंबई चरम सीमा पर पहुंचे मौसम के लिए अति असंवेदनशील हो गया है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए प्रभाव का संकेत है। अपनी बात को पूरा करते हुए मुंबई नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा कि 25 से 30 सालों के भीतर दक्षिण मुंबई का नरीमन पॉइंट सचिवालय बढ़ते समुद्र जल के स्तर को चपेट में आ जाएगा। सिंह ने कहा कि प्राकृतिक काफी चेतावनी दे रही है, लेकिन अगर लोग नहीं जागे तो स्थिति इससे भी खतरनाक मोड़ ले लेगी। कब परेड, नरीमन पॉइंट और मंत्रालय जैसे 80% इलाके गायब हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस खतरे का सामना आने वाली पीढ़ी के साथ साथ मौजूदा लोग भी करेंगे, क्योंकि ऐसा आने वाले 25 सालों में हो सकता है। कोर्ट में रोने लगी हनी सिंह की पत्नी, कहा मैंने उनका साथ दिया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सिंगर रैप यो हनी सिंह के वाइफ शनिवार को उनके खिलाफ दायर घरेलू हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में रो पड़ी। अपनी शिकायत बताते हुए शालिनी तलवार टूट गई और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह के सामने रोप दी। कोर्ट ने उन्होंने बताया कि उनके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। शालिनी तलवार ने कहा कि उसने हनी सिंह को 10 साल को दिए और हमेशा उनके साथ खड़ी रही, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। बता दें कि शालिनी ने मुआवजे के तौर पर हनी सिंह से 20 करोड़ रुपए मांगे। वहीं शालिनी की पीड़ा सुनने के बाद जज ने पूछा कि वे कोर्ट से क्या चाहती है। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि शादी किस पड़ाव पर है, प्यार कहाँ खो गया। कोर्ट ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि आपस में मामले को सुलझा लिया जाए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक शालिनी और मजिस्ट्रेट तानिया सिंह के बीच बातचीत तब हुई जब बाद में वे अपने वकील के साथ केस से जुड़े कुछ सबूत दिखाने गई थी। इस बीच हनी सिंह की वकील ने पत्नी की ओर से घरेलू हिंसा की महिला को संरक्षण अधिनियम के तहत दायर एक शिकायत मामले का जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने हनी सिंह के मेडिकल रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल मांगी। सिंगर वकील ने अदालत में कहा कि इसे जल्द ही जल्द दायर कर दिया जाएगा। अदालत ने हनी सिंह की खिंचाई करते हुए कहा कि ऐसे बिहेवियर को दोहराया नहीं जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि आपके बैंक डिटेल रिकॉर्ड में नहीं है, आपके आयकर रिटर्न रिकॉर्ड में है, आप बहस के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट ने हनी सिंह को 3 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शनिवार को राज्य विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु कृषि कानूनों का विरोध करने वाला 7वां राज्य बन गया है। जब केंद्र द्वारा 3 कृषि कानून बनाए गए तो स्टालिन की द्रविड़ मुनेत्र कंडम
डीएमके मांग कर रही है कि केंद्र उन कानूनों को वापस ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों के हित के खिलाफ है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने रिपोर्ट किया, स्टालिन ने जून में कहा कि सरकार ने देश भर के किसानों की भावनाओं को आहत करने वाले 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने का स्पष्ट निर्णय लिया है। मई में स्टालिन ने कहा कि सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी जिसमें केंद्र ने के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने द्रमुक विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में दिए गए वादों में एक को याद किया, जिसमें केंद्र सरकार के किसानों को उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम, आवश्यकता सत्तू संशोधन अधिनियम, मूल आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौते को रद्द करने के प्रयासों का वादा किया। गुजरात के डिप्टी सीएम का विवादित बयान। नितिन पटेल बोले, देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून तभी तक जब तक के हिंदू बहुसंख्यक हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक विवादित बयान से गुजरात समेत कई देश की राजनीति गर्मा गई है। नितिन पटेल ने कहा कि देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू की बहुमत में रहने के कानून कायम रहेगा, समुदाय के रहने के कानून कायम रहेगा, समुदाय के अल्पसंख्यक हो जाने पर कुछ भी नहीं बचेगा। पटेल ने ये बयान गांधीनगर में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर दिया। नितिन पटेल यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में कुछ लोग संविधान, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि और आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, कर लें, मेरे शब्दों को नोट कर लें। जो भी लोग संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात कर रहे हैं, ऐसा तब तक है जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदुओं की संख्या घटने लगेगी, दूसरे बढ़ने लगेंगे, इसके बाद धर्मनिरपेक्षता और लोकसभा, संविधान, कानून कुछ नहीं बचेगा। ये सब कुछ हवा में उड़ जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। हालांकि इस विवादित बयान को गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने बाद में ये कहा कि मैं हर किसी को के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान देशभक्त है, लाखों ईसाई देशभक्त है, गुजरात पुलिस में हजारों मुसलमान हैं, वे सभी देशभक्त हैं। एक्टर अरमान कोहली के घर एनसीबी की रेड, ड्रग्स पेडलर से कनेक्शन का आरोप। बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी अरमान कोहली एक बार फिर विवादों में आ गए। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने शनिवार को मुंबई में ड्रग्स से जुड़े एक मामले में अभिनेता के घर में छापा मारा है। पे की कार्रवाई पूरी करने के बाद एनसीबी की टीम अरमान कोहली के साथ ले गई। एक ड्रग्स पेडलर से कनेक्शन के आरोप में उनके घर में छापेमारी हुई। शुक्रवार रात एनसीबी ने एक ड्रग्स पेडलर को पकड़ा था, जिसने अरमान कोहली का नाम लिया था। इस ड्रग्स विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने अरमान कोहली के घर पर छापेमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये कार्रवाई एनसीबी द्वारा टीवी अभिनेता और गौरव दीक्षित को कथित ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने जाने के एक दिन बाद की गई। एजाज खान के पूछताछ के दौरान गौरव दीक्षित का नाम सामने आया था। इसके बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए के मुताबिक उन्हें 30 अगस्त तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। करण जौहर के प्रति कंगना के बदले तेवर देख के आरके बोले, बॉलीवुड की सबसे बड़ी पाखंडी। बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान पिछले कुछ समय से सिलेबस में खुलकर आलोचना कर रहे हैं। केआर सलमान खान और मनोज बाजपेयी को लेकर बयान दिए हैं। उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा केस दर्ज किया गया है, लेकिन केआर के इससे कोई सबक नहीं मिला है। तभी तो वो शनिवार को उन्होंने बॉलीवुड पंगागर्ल कंगना रनौत से पंगा लेते हुए उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी पाखंडी बता दिया है। पहले बताते कि बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने डायरेक्टर करण जौहर के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा नजर आता है। कंगना रनौत आए दिन नेपोटिज्म या इनसाइडर और आउटसाइडर वाले मुद्दों पर करण जौहर को घसीटते नजर आती हैं, लेकिन कंगना रनौत के तेवर अब कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत ने करण जौहर की फिल्म शेरशाह की तारीफ की है और सिद्धार्थ मल्होत्रा के लुक को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा आपने क्या शानदार श्रद्धांजलि दी है, पूरी टीम को बधाई, ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी और आप सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कंगना के इसी बदले तेवर पर बॉलीवुड के विवादित स्टार केआरके ने ट्वीट कर किया है कि कमाल आर खान ने लिखा है कि कंगना रनौत बॉलीवुड की सबसे बड़ी पाखंडी है। करण जौहर अब पूरे बॉलीवुड को अब तक गाली दे रही थी, लेकिन अब वे करण जौहर की फिल्म की तारीफ कर रही, क्योंकि उनकी फिल्म तलवाइनी 10 सितंबर को रिलीज हो रही। उन्हें उम्मीद है कि करण जौहर उनकी फिल्म की तारीफ करेंगे। ना दीदी, ऐसा नहीं होगा। बीटेक और एमबीए पास युवाओं के लिए मेट्रो में इन पदों पर निकली वैकेंसी, 10 सितंबर तक करें अप्लाई।
अगर आपके पास बीटेक, बीई, एमबीए जैसी डिग्री और जॉब की तलाश में है तो आपके लिए यह खबर अहम हो सकती है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने डीजीएम, जेजीएम और एजीएम और फाइनेंस एंड अकाउंट और मैनेजर समेत अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 11 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट cmrl.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 10 सितंबर है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि आखिरी तारीख बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भर्ती अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। शुरू में ये भर्ती 2 साल की अवधि के लिए होगा, लेकिन इससे उम्मीदवार की आवश्यकता और प्रदर्शन के साथ साथ मौजूदा नियमों और शर्तों के आधार पर लंबी अवधि के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। बढ़ते हैं सर्राफा बाजार की ओर, जानेंगे देश में सोने और चांदी में कितनी बढ़ोतरी हुई और कितनी गिरावट आई। सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 800 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,650 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी की कीमत 75 रुपये प्रति किलोग्राम में वृद्धि दर्ज की गई। इससे चांदी की कीमत 63,325 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई। बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर, जानेंगे देश में मौसम का हाल। मध्य और पश्चिम भारत में बारिश की कमी के बाद 29 अगस्त को फिर इसकी गतिविधियां तेज होने के आसार हैं। ये जानकारी शनिवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दी। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट IMD ने उत्तराखंड के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अगस्त को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के घाट वाले इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक रायल सीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अलावा अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के साथ साथ व्यापक बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं छुटपुट तो कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की व्यापक वर्षा गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यही नहीं, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो की लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।